बात करते हैं। आज हमारा जो है लेखांकन का ठीक है। तो आज हमारा जो है अकाउंट का जो है 7वां नंबर क्लास है और आज हम लोगों को क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। उसके बाद जो है लेखांकन समीकरण का जो भी यानी कि बचा कुचा थोड़ा बहुत सिलेबस जो है उसे देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोगों को सबसे पहले तो लेखांकन समीकरण में मतलब कि जितने भी यानी प्रश्न बन सकते थे, जो आईएमपी प्रश्न बन सकते थे, है ना, बहुत ज्यादा यानी कि इजी क्वेश्चन यानी कि पूछेगा नहीं यहाँ से। और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर एक दो आएंगे भी आपके, तो ऐसा समझिए वो बनने वाले क्वेश्चन ही आएंगे, उनके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो ना बने। ठीक है, तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन आएगा इसमें और इसे समझना भी बहुत आसान है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद एक ही क्वेश्चन शायद बताया है कि 2023 में जो प्रश्न लेखांकन समीकरण के चैप्टर से पूछा था, उसे तो मैंने कल के क्लास में बताया था। जो भी नहीं देखा होगा कल का क्लास वो देख सकते हैं वहां से। और जो 6-7 क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज मैं आप लोगों को करवा देता हूँ उसके। ठीक है, लेखांकन समीकरण से रिलेटेड जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के एनालिसिस के आधार पर ये क्वेश्चन है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स है ना, ओनली यानी कि जो भी यानी कि ज्वाइन कर रहा हो, जो भी स्टूडेंट्स हो, अगर वो ज्वाइन कर रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं कहीं भी या फिर लेकर पढ़े हुए हैं, आगे कॉमर्स के फील्ड में जाना है, तो आपके लिए वो क्लास हम आईएमपी रहेगा ये वाला क्लास। अन्यथा जनरल नॉलेज के लिए आप लोग केवल पढ़ सकते हैं। वैसे भी मॉर्निंग में इतना मॉर्निंग में बहुत कम ऐसी क्लासेस रहती हैं जो लाइव रहती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्लास में लाइव रहिए, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को ये बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण जो है वो सही है या लेखा समीकरण सही है। समझिएगा, पूंजी इज इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी इज इक्वल टू सामान्य संचय प्लस दायित्व, पूर्वदत्त बीमा प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस लेनदार इज इक्वल टू दायित्व। तो आप लोगों को ये चीज तो ध्यान रखना है कि बहुत सारे यानी रूल्स में हम लोग ये देखे हैं कि ये तीन टर्म्स तो हर जगह सही रहते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट सही बैठना चाहिए। तो देखिए, जब कभी संपत्ति इज इक्वल टू सामने रहता है तो इस बार क्या रहता है, दायित्व प्लस पूंजी रहता है। ये चीज हम लोग देखे हुए हैं अभी तक, है ना, दायित्व प्लस पूंजी रहता है। अगर यही ये यहाँ अगर इक्वल रहता है तो, है ना, और जब कभी ये इस पार चला जाएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पूंजी जो है अगर उधर गया या दायित्व उधर गया तो वो संपत्ति से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो उसके साथ जो यानी कि प्लस में था वो। तो दायित्व के साथ पूंजी क्या था, प्लस में था, ये इस पार गया तो संपत्ति के साथ दायित्व क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब गलत क्यों होगा बाकी सब, तो पूंजी इज इक्वल टू सामान्य संचय, तो सामान्य संचय का हम लोग अभी तक नाम पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, है ना, आता जरूर है लेकिन अभी यहाँ नहीं आएगा। पूर्वदत्त बीमा प्लस दायित्व, तो पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त हमारी संपत्ति होती है, आप लोगों को ये पता ही है। तो संपत्ति प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, तो ये भी आप लोगों को गलत होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस लेनदार इज इक्वल टू दायित्व, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। गलत होने वाली मदों को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये चीज कभी हमने देखा ही नहीं है रूल्स में। ठीक है, अब बहुत सारे यानी यूट्यूब में बच्चे लोग कमेंट करते हैं, मैं देखिए ज़्यादा कमेंट जल्दी रीड नहीं कर पाता हूँ, कारण समझिएगा आप लोग, मेरी क्लासेस होती हैं छोटी, है ना, मैं लक्ष्मण सर या अजय सर की तरह लंबी क्लासेस नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूँ, आप लोग बार बार नहीं क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ, सीजी पुलिस का भी स्टडी होता है हमारे चैनल में, प्रॉपर हर एक क्लास होता है सीजी पीएससी और व्यापम में, जो भी यानी आते हैं पेपर्स। ठीक,
गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए जो जो भी वीडियोस डिलीट हो रहे हैं ना, वो टीम के ऊपर यानी डिपेंड करता है। अगर वीडियो में ऐसा कुछ रहता है, कुछ बार कई बार क्या होता है वीडियोस यानी कि अगर नहीं ठीक से बन पाए हैं या आधे अधूरे रह जाते हैं, तो उन वीडियोस को डिलीट किया जाता है। और इसके अलावा एक रास्ता और जो रहता है, वो ऐप में हमारा जो रहता है, वो तो एक यानी कि एक ऑप्शन आप लोगों के पास ये भी रहता है कि आप ऐप के थ्रू जो है कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, यूआईएस अकेडमी ऐप के थ्रू, वहाँ से आपको जो प्रॉपर हर एक वीडियो मिल जाएगा। हाँ, डेली क्लासेस चलती हैं, आप सभी लोग मतलब एप्लीकेशन में भी डेली क्लासेस चलती हैं, बट एप्लीकेशन में 2-3 दिन से ये हो रहा था कि अपेक्स के जो एप्लीकेशन था, उसमें मतलब कि मिशन छत्तीसगढ़ वाले में, तो उसमें यानी कि क्लासेस जो है किसी और के क्लास में जैसे कई बार मैं अजय सर का भूगोल ले रहा हूँ, कई बार लक्ष्मण सर का जो है संविधान ले रहा हूँ, तो वहाँ से थोड़ी टेक्निकल इश्यू हो रही थी, है ना? बाकी क्लासेस जो है ऐप में भी पूरा प्रॉपर चल रही है ना? ऐप वाले भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वे सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि आप लोग भी मतलब कि कमेंट करेंगे तो उसका मैं लास्ट में रिप्लाई करूँगा। देखिए मेरे पास थोड़ा कम समय रहता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ गया आ गया होगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन बोल निम्नलिखित में से कौन-सा सही समीकरण है? यही क्वेश्चन बार-बार आप लोगों को इसलिए आ रहा है क्योंकि समीकरण से ही ये क्वेश्चन पूछता है, तो समीकरण आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है ना? भले वो 3 शब्दों का चीज़ है लेकिन आप लोग अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न में आए, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संपत्ति इज इक्वल्स टू पूंजी, संपत्ति इज इक्वल्स टू दायित्व माइनस पूंजी, संपत्ति इज इक्वल्स टू दायित्व प्लस पूंजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक चीज तो आप लोग देखे होंगे कि संपत्ति इज इक्वल्स टू पूंजी कहीं पर भी नहीं आता है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं यहाँ पर दायित्व रहेगा, डायरेक्ट पूंजी जो है वो समीकरण को कंप्लीट नहीं कर सकता हमारा। संपत्ति इज इक्वल्स टू दायित्व माइनस पूंजी कभी नहीं देखा होगा। संपत्ति माइनस पूंजी या फिर संपत्ति माइनस दायित्व हम लोग जरूर देखते हैं। ये प्लस होता तो सही होता, लेकिन प्लस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आप लोगों का। संपत्ति इज इक्वल्स टू दायित्व प्लस पूंजी दिया है, मतलब कि ये होता है कि ये वाला जो आंसर है वो आप लोगों का क्या है, सही होगा। ठीक है, सी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। आप लोग आंसर देते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो सभी आंसर देते जाएंगे। ये हो गया आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, सी सही। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि अगर वहां पर शुद्ध मूल्य एक व्यापार में शो कर रहा है तो उसका अर्थ आप लोगों को बताना है जी। समता पूंजी, कुल संपत्ति या फिर अचल संपत्ति, चालू संपत्ति या फिर कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। अचल संपत्ति माइनस चालू संपत्ति, कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। ये आप लोगों को दिख रहा होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो आप लोगों को ध्यान रखना एक व्यापार का शुद्ध मूल्य का मतलब ये होता है कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। इसका मतलब क्या होता है तो समझिएगा, अगर बाहरी यानी टोटल यानी कि एसेट्स में से, संपत्ति में से बाह्य दायित्व जितने बाहरी यानी कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या लाइबिलिटीज है बोलना चाहिए, वो उन चीजों को अगर माइनस कर दिया जाए तो याद रखिएगा वो उस व्यापार का क्या होता है, शुद्ध मूल्य होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी यानी कि व्यापार की संपत्ति अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि एक व्यापार है, नॉर्मल सा व्यापार समझ जाइए, उदाहरण समझिएगा। तो अगर वहां पर बोल रहा है कि आपकी संपत्ति जो है वो 1 लाख रुपए की है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वो जो है शुद्ध यानी कि लाभ हो जाएगा उस साल का। 1 लाख रुपए आपकी संपत्ति अगर दिखा रहा हो तो, है ना, वो आपका यानी कि शुद्ध लाभ हो जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब तक कि उसका जो है कुल बाह्य दायित्व को आप माइनस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बाह्य दायित्व उसी प्रश्न में ये बोलता है कि 20,000 रुपए का है, तो आपको यहाँ से 80,000 रुपए शुद्ध मूल्य निकाल लेना, शुद्ध लाभ भी बोल सकते हैं इसे आप लोग एक साइड से, या यानी शुद्ध संपत्ति भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेखांकन समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रणाली है जो लेखांकन समीकरण, पहला बोल रहा है आप लोगों को लेखांकन की त्रिप्रविष्टि प्रणाली, दूसरा बोल रहा है आप लोगों का लेखांकन की एकल प्रविष्टि प्रणाली,
तीसरा बोल रहा है आप लोगों को लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, या फिर चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखे होंगे हम लोग तीनों प्रणाली पढ़ चुके हैं, यानी पिछले यानी कि सेशन में हम लोग रीड किए थे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स वहां पर होंगे। तीव्र प्रविष्टि जैसा कोई चीज ही नहीं है अभी तक, है ना, यानी 3 बार किसी चीज का एंट्री करना पड़े एक ही यानी जनरल एंट्री में, ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर ये प्रणाली होती ही नहीं है, समझिए। एकल प्रविष्टि प्रणाली तो मैं बताया हूँ, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसे आप एकल प्रविष्टि प्रणाली कह सकते हैं। तो ये भी नहीं होता है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली जनरल लेखा के अंतर्गत ही ये सब चीज आते हैं जी, ठीक है। जितने भी लेखांकन समीकरण आएंगे ना, वो याद रखिएगा लेखांकन और जनरल के बीच का पूरा चैप्टर्स है। तो ध्यान रखना आप लोग, कुछ चीज को कॉन्सेप्ट से केवल समझ जाना कि ये चैप्टर कहाँ पर आ रहा है। तो ये हर एक चीज जो है जनरल और लेखांकन, लेखांकन जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर जनरल तक के बीच का चैप्टर है। मतलब ये क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। और इसमें से एक है खेमेंद्र देवांगन, आपका आंसर लगभग सारा सही है ना। आप लोग भी आंसर दीजिए जो भी स्टूडेंट लाइव है अभी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। लेखांकन समीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, ठीक है। आप लोगों को अगर ठीक से दिख रहा हो तो, लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि किसी व्यवसाय का के स्रोत उस व्यवसाय के संसाधनों के बराबर नहीं है। अगला बोल रहा है लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि किसी व्यवसाय का स्रोत उस व्यवसाय के संसाधनों के बराबर है। अगला बोल रहा है लेखांकन समीकरण यह दर्शाता है कि व्यवसाय के लागत मूल्य पर संसाधन आवंटित किए गए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैं बताया हूं, एक संतुलित अगर आधार देखें तो संपत्ति इज इक्वल टू लायबिलिटी। अगर संपत्ति बराबर दायित्व हो रहा है तो वो लेखांकन समीकरण का एकदम शुद्ध रूप है, ठीक है। यहाँ पर एक ही चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, बी जो दिख रहा है, हाँ खेमेंद्र देवांगन आपका सही है। लेखांकन समीकरण यह दर्शाता है कि व्यवसाय के स्रोत उन व्यवसाय के संसाधनों के बराबर है। स्रोत और संसाधन उनके अगर बराबरी है उनके बीच में, है ना। व्यवसाय का स्रोत क्या, इनकम, है ना। संसाधन मतलब जो भी चीज आपने उससे उस पर लगाया, जो भी चीज खरीदा, मतलब वो लाइबिलिटी गया आपका, है ना, दायित्व गया। अगर आप कच्चा भी माल खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी है वो, समझिए आप, ठीक है। तो स्रोत जितने भी हैं वहां से इनकम के, उसमें से अगर आपने जो कॉस्ट लगा है अगर उसको बराबर कर दिया तो लेखांकन समीकरण बराबर हो गया, क्योंकि संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। 5वें नंबर क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है ना, आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। वे परिसंपत्तियां जो एक वर्ष के भीतर नगदी या नगदी या फिर नगदी के समकक्षों में परिवर्तनीय होती है, क्या कहलाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप लोगों को। पहला, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, मूर्त संपत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाती है। क्या कहलाएगी जी, जो एक वर्ष या फिर एक वर्ष के अंदर बोल रहा है, अगर उसे हम लोग तरल रूप में या फिर नगदी रूप में यानी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, चालू संपत्ति आपका चल संपत्ति आएगा उसमें, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अचल नहीं होगा, चल संपत्ति, चालू संपत्ति, करंट एसेट्स जो भी रहेगा वो सभी क्या आएंगे आपके एक वर्ष के भीतर में, यानी कि परिवर्तित जो भी संपत्ति है वो, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन, जैसे कि लेखांकन समीकरण का जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे। अब क्या है, थ्योरी थ्योरी ही पूरा हो जाता है तो ठीक नहीं रहता है, मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि बच्चे भी, अब आप लोग यानी कि बी.कॉम एम.कॉम करके निकले हुए लोग हैं, तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब थ्योरी थ्योरी समझाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स होते हैं इसमें, है ना। उन लोग मतलब कई लोग तो बहुत दिनों से छोड़ चुके रहते हैं अकाउंट को, तो उन लोगों को यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी एकदम यानी कि बोलना चाहिए कि कोई बच्चा अगर अकाउंट पढ़ रहा है ऐसा, अगर वो अदर पेपर में इस चीज को लगाना चाह रहा है ना, यूज करेगा, तो उनके लिए यानी कि थोड़ा ये मदद रहता है यानी कि। चलिए, लेखांकन समीकरण में नामे तथा जमा की जाने वाली मदें बोल रहा है। नामे तथा जमा की जाने वाली मदें का मतलब ये हो जाता है कि लेखांकन समीकरण में संपत्ति पक्ष की ओर क्या क्या लिखाएगा और दायित्व पक्ष की ओर क्या क्या लिखाएगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ये भी है ना।
जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन लिखा कि इनमें से संपत्ति पक्ष की ओर लिखे जाने वाली मदों को बताइए ऐसा करके। तो उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अगर दायित्व के दे दिया, 1 अगर आपको संपत्ति का दे दिया तो आप लोगों को संपत्ति वाले को आंसर लेना है। जैसे मैं एक-एक करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या है, संपत्ति पक्ष को देख लेते हैं, है ना? ये ज़ूम करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को। संपत्ति पक्ष की ओर क्या-क्या लिखा जाएगा? पहला भूमि भवन, ये चीज आप लोगों को पता है। मशीनरी उपस्कर मतलब फर्नीचर होता है, उपस्कर मतलब इतना चीज आपको कैसे ध्यान रखना है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जितने भी यानी कि ऐसी चीजें जो कॉमन से नेम है, अगर उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट करके लेकर आए हैं उसे अपने पास, तो याद रखिए वो सभी संपत्ति वाली चीज में आएंगी। कॉमन सा चीज है भूमि और भवन, ठीक है। मशीनरी उपस्कर, आप लोगों को उपस्कर में डाउट में नहीं जाना है। इंग्लिश में पढ़ लेना है आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो फर्नीचर हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसके बाद स्कंद और रहतिया, ये भी आपका संपत्ति है। स्टॉक आपके पास जितना ज्यादा रहेगा आपका क्या रहेगा, ये संपत्ति रहेगा। निवेश विनियोग बोल रहा है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है कहीं भी, ये क्लास किस चीज के एग्जाम के लिए चल रही है, तो व्याख्याता वाणिज्य जो होने वाला है उसके लिए आप समझिए, है ना। यूजीसी नेट में भी यूज कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं हर एक चीज में, यानी कि ये क्लास आपकी काम आएंगी। विनियोग मतलब जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां। देनदार बोल रहा है, डेप्टर्स मतलब कि इसका मतलब ये होता है हमारे ग्राहक जो पैसे देने हैं हमें, वो सभी संपत्ति में आएंगे। प्राप्य बिल, जिन बिलों से आपको पैसे प्राप्त होने हैं वो सभी चीज आपके आएंगे। ख्याति गुडविल कहलाता है, तो ये ख्याति भी आपका क्या रहेगा, संपत्ति रहेगा, ठीक है। जितना भी आपका नाम है ना, ये सभी क्या है, आपके संपत्ति हैं। समाकलन की जाने वाली मदें, ठीक है। क्या क्या समाकलन होगा, तो सबसे पहले पूंजी को बहुत लोग संपत्ति समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है दायित्व, ठीक है। कॉमर्स वालों कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यानी कि पता रहता है कि वो हमारी दायित्व है। बहुत सारे लेकिन उसमें भी यानी डाउट में रहते हैं कि दायित्व क्यों है, तो ध्यान रखिएगा। एक व्यापार में जब स्वामी पूंजी लगाता है तो वो व्यापारी के लिए तो पूंजी है, उसके लिए संपत्ति है, लेकिन वो व्यापार के लिए दायित्व क्यों, व्यापार उस पर ब्याज देता है, पूंजी पर ब्याज, ऐसा चीज आप लोग रीड किया ना, इसलिए वो दायित्व होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को उस तरह से जज करना है कि आप एक व्यापार हैं, व्यापारी नहीं, व्यापार है। आपके ऊपर कोई पैसा लगाएगा, आपको उस पर ब्याज देना है उनको, ठीक है। तो देखिए अब व्यापार है बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि व्यापार कैसे फर्नीचर खरीदेगा, है ना। व्यापारी जरूर खरीदेगा, उसके लिए उसको उस पर पूंजी पर ब्याज मिलता है उसी काम के लिए। अगर वो अलग से वेतन लेना चाहता है तो वहां से भी वो वेतन ले सकता है व्यापार से, ठीक है। अब व्यापार में अगर कोई संपत्ति आ गई तो व्यापार की संपत्ति है, व्यापारिक संपत्ति नहीं है। तभी देखना कभी भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यापारी दुकान का फर्नीचर लेके चले गया तो वो आहरण में जाता है, वो ये नहीं बोलेगा मैं ही तो खरीद के लेकर आया था। आप खरीद के जरूर लेके आए थे लेकिन व्यापार के पैसे से लेकर आए थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे दायित्व में क्या क्या लिखा जाएगा, तो पूंजी समझ आ गया क्यों दायित्व होता है। अब जो गैर कॉमर्स विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए मतलब कि ये चीज यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला चीज है। संचय एवं लाभ बोल रहा है, जितने भी रिजर्व रहेंगे हमारे वो सभी चीज क्या रहेगा, दायित्व की ओर जाएगा। ऋण, जो भी लोन हमने लिए हुए हैं वो सभी आपका दायित्व कहलाएगा। अधिविकर्ष मतलब वही ऋण, एक ऋण का ही एक भाग है, ओवरड्राफ्ट जो कहलाता है। लेनदार मतलब जिनको हमें पैसा देना है, हम जिनके ग्राहक हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हुआ, लेनदार हुए। तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। दे बिल, जैसे जो बिल हम लोग प्राप्य बिल पढ़ते हैं ना, जिस बिल से हमें पैसा प्राप्त होना, दे बिल जिन बिलों का भुगतान हमें करना है वो सभी क्या हो जाएंगे, दायित्व कहलाएंगे आपके, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स की भी क्लास जो है वो स्टार्ट होंगी आप लोगों की।
तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखे रहिए। सभी को गुड मॉर्निंग, जो भी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। आगे अदत्त व्यय, तो अदत्त व्यय ऐसा व्यय जो अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है लेकिन इन फ्यूचर आपको उसे भुगतान करना ही पड़ेगा। अदत्त व्यय में कॉमन सा चीज समझ सकते हैं, मान लीजिए दुकान का ही बिजली बिल समझिए, है ना। और बहुत सारे ऐसे व्यय, जैसे मान लीजिए अगर दुकान पे यानी व्यापार में ऐसा होता है कि हर सप्ताह मतलब कि कोई ना कोई नई चीज आती है जिनका भुगतान आपको 1 साल बाद करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल सा चीज समझ लेते हैं, अगर अ, ऐसा है कि व्यापार ऐसे जगह पर है जिसके सामने कैंटीन है, वहां से हर दिन आपका कुछ ना कुछ खाने का आना है, लेकिन आप भुगतान 1 महीने बाद करेंगे, वो सारे पहला दिन आपने लिया वो अदत्त व्यय में चलेगा, दूसरा दिन लिया अदत्त व्यय में चले, मतलब उनका भुगतान आपको करना है लेकिन आपको तुरंत नहीं करना है, कुछ समय बाद करना है। तो ऐसे व्यय जो है अदत्त व्यय कहलाते हैं, वो हमारे दायित्व होते हैं। दायित्व क्यों है? तो भुगतान तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे संपत्तियों को बेचकर करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। अग्रिम प्राप्त आय, इनकम रिजर्व इन एडवांस, अगर ऐसा कोई प्राप्त हो गया है आप लोगों को, ये भी आपका क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 11 नंबर जो है टॉपिक, हाँ। और ये आप लोगों को संपत्ति में कुछ चीजें और देखनी है, जैसे ये है पूर्व दत्त व्यय, ये सभी आपको क्या कहलाएंगे? संपत्ति कहलाएगा। बैंक में रोकड़ बोल रहा है, अगर बैंक में कैश है कोई सा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? संपत्ति। हस्तस रोकड़ मतलब कैश इन हैंड, हाथ में भी कोई रोकड़ है, अगर काउंटर बना हुआ है, गल्ले में पैसा है, तो आपकी क्या है? संपत्ति है। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है, पूछा जाने लायक यानी कि क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं ना। सबसे पहले बोला रामू ने 1 अप्रैल 2015 को 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 को बोल 31 मार्च 2016 को उनकी संपत्तियां 1,95,000 और दायित्व तो बोल रहा है 70,000 के थे। वर्ष के अंत में उनकी पूंजी और वर्ष में अर्जित लाभ को ज्ञात कीजिए बोल रहा है। दो चीज, वर्ष के अंत में पूंजी और क्या बोल रहा है आप लोगों को? एक बोल रहा है व्यवसाय में होने वाली लाभ को बताइए बोल रहे हैं। सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर दिया हुआ है व्यापार के प्रारंभ में लगाई गई पूंजी, ये स्टार्टिंग में पूंजी लगाया गया है ना। ये पूंजी लगाया है उन्होंने कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का पूंजी से अगर वो प्रारंभ किया है, मतलब प्रारंभिक पूंजी 1 लाख हो गई। बीच में बोल रहा है उनकी संपत्ति जो है, कुल संपत्ति जो है अंत में वो है 1,95,000 और कुल दायित्व तो कितना है उनका? 70,000 रुपए है। अब मेरे को आप लोग एक बात बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए पूंजी लगाया है और वो धीरे धीरे बढ़ के 1,95,000 हो गया, मतलब उसने बनाया तो 1,95,000 रुपए, लेकिन उस 1,95,000 को बनाने में उसको 70,000 रुपए खर्च हो गया बोलेगा। तो अब बताओ उसकी पूंजी कितनी बची? तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहां पर, प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू कुल संपत्ति या संपत्ति कह सकते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ कुल संपत्ति लिख देता हूं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला में जो है वो आसानी से पुट हो जाए, माइनस कुल दायित्व या बाह्य दायित्व या ओनली दायित्व लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व तुरंत। कैसे? प्रारंभिक पूंजी कितनी है जी आपकी, सॉरी अंतिम, हाँ सॉरी, ये प्रारंभिक पूंजी नहीं होगा, ये अंतिम पूंजी होगा आप लोगों का, ठीक है। अंतिम पूंजी इज इक्वल टू कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व या फिर बाह्य दायित्व हम लोग कर सकते हैं, है ना। प्रारंभिक पूंजी का तो मतलब ही अलग हो जाएगा आप लोगों का। अब कुल संपत्ति कितनी है आपकी? 1,95,000, ये एंडिंग में है आपकी, है ना, या वर्ष के अंत में संपत्ति लिख सकते हैं। दायित्व आपका 70,000 रुपए है, ठीक है। तो कितना हो गया जी आप लोगों का? माइनस करेंगे तो 1,25,000 रुपए। ये 1,25,000 रुपए आपका क्या है? वर्ष के अंत की क्या है? पूंजी है।
या अंतिम संपत्ति भी इसे कह सकते हैं, अंतिम पूंजी भी कह सकते हैं, लेकिन अंतिम पूंजी कहना आप लोगों को ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कैपिटल जब आपने लगाया है यहाँ पर, उसी का क्वेश्चन आपको आस्क कर रहा है कि वर्ष के अंत में उनकी पूंजी और वर्ष में अर्जित लाभ को बताइए बोल रहा है। तो वर्ष के अंत में पूंजी उसकी कितनी हो गई? 1,25,000। अब लाभ की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं बोलूं कि आपने 1 लाख लगाया था, जो वर्ष के अंत में कितना बन गया है? 1,25,000। तो लाभ क्या हो जाएगा? तो लाभ का भी यहाँ पर रूल्स लिख सकते हैं आप लोग। लाभ इज इक्वल टू अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, ये हो जाएगा। अंतिम पूंजी कितनी है? 1,25,000 और प्रारंभिक पूंजी कितनी है? 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये है लाभ आपका 25,000 रुपए हो गया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लाइव वहां पर लाभ है ना, 25,000 रुपए आपका क्या हो गया? यहाँ पर लाभ हो गया। कॉमन सा क्वेश्चन है, ज्यादा यानी कि टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे आपको यानी दोनों मत यानी कि दे सकता है कि ये क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, अब इसके बाद बोलेगा कि वर्ष के अंत में उनकी पूंजी क्या होगी। आंसर में आपको यही चीज को लिखा है, 1,25,000 डैश करके या फिर कॉमा करके 25,000, 1 लाख कॉमा करके 50,000, 2 लाख कॉमा करके 1,50,000 या 3 लाख कॉमा करके 1,90,000, ऐसा करके यानी कि आंसर बना सकते हो लोग। आपको अगर ये सॉल्व करने आ गया, मतलब कि समझिए आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा, मतलब एक क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे ना आप लोग। दिख रहा है सभी लोग को क्वेश्चन? ठीक है, तो बोल रहा है वर्ष के अंत में दिए गए निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक पूंजी की गणना कीजिए। कुल संपत्ति बोल रहा है 1,50,000, दायित्व तो बोल रहा है आपको 50,000, व्यापार के दौरान बोल रहा है जो स्वामी ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है उसका यानी कि कितना रुपए है? 40,000 रुपए। आहरण जो था वो 20,000 रुपए का था और लाभ जो अर्जित किया गया वो 25,000 रुपए का है। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान आ रहा है ना? उसी चीज से आपको क्या करना है, इसको निकालना है। प्रारंभिक पूंजी है, गणना करनी है, और प्रारंभिक पूंजी का रूल्स मैंने आप लोगों को क्या बताया है? तो प्रारंभिक पूंजी का रूल्स आपका सीधा कहता है कि प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू अंतिम पूंजी माइनस अतिरिक्त पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ प्लस हानि। ठीक है, ये रूल्स है। चलो रूल्स लगाओ और तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, रूल्स मैं यहां लिख देता हूं। प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू अंतिम पूंजी माइनस अतिरिक्त पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ प्लस हानि। तो हानि तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर पुट नहीं होगा वो चीज। ठीक है, इसके अलावा और क्या नहीं है? तो आपको प्रारंभिक पूंजी गणना करना है, लेकिन आपके पास अंतिम पूंजी नहीं दिया हुआ है, और अंतिम पूंजी का रूल्स आप लोगों को सीधा सीधा चीज पता है, अभी हमने यहाँ पर निकाला। तो अंतिम पूंजी का मतलब ये होता है कुल संपत्ति, है ना, ये माइनस बाह्य दायित्व या फिर कुल दायित्व भी कह सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, मैं यहीं पर बता रहा हूं ना आप लोगों को, अंतिम कुल संपत्ति हमारे कितनी है? 1,50,000 की। ठीक है, और यहाँ पर अगर उसमें बाह्य दायित्व तो हमने 50,000 माइनस कर दिया, इसका मतलब जो ये 1 लाख रुपए आएगा, ये आपका क्या रहेगा? अंतिम पूंजी रहेगा। अंतिम पूंजी, ये चीज आप लोगों को दिख रहा है ना?
तो अंतिम पूंजी 1,00,000 रुपए आ गया है आपके पास। आपके पास पर्याप्त मात्रा में डाटा हो चुके हैं। डाटा कैसे हो गए? तो अतिरिक्त पूंजी भी आपके पास है, आहरण भी है, लाभ भी है। हानि को तो छोड़ो, क्योंकि एक व्यापार में एक समय पे लाभ या हानि ही हो सकता है, और इस व्यापार में जो है वो लाभ हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू अंतिम पूंजी 1,00,000 माइनस अतिरिक्त पूंजी कितना बोल रहे हैं? अतिरिक्त पूंजी 40,000 प्लस आहरण कितना बोल रहा है? 20,000 माइनस आपका अर्जित लाभ कितना बोल रहा है? 25,000 रुपए। केवल कैलकुलेशन करना, आपका प्रारंभिक पूंजी आ जाएगा। तुरंत बताइए क्या होगा कैलकुलेशन। ठीक है, हो गया? आंसर आ गया सब लोग का? जिनका भी आंसर आया होगा वो लोग क्या है, टाइप करके आंसर बताएंगे मुझे तुरंत। वेरी गुड। गीतेश लोधी करके हैं, ये हमारे ऐप से यानी जुड़े हुए स्टूडेंट हैं। अमिता पन्ना, आपका कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो भी यानी कि दीप्ति श्रीवास्तव हैं, इनको बता दूं कि क्लास रेगुलर ही है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 2-3 दिनों से टेक्निकल इश्यू की वजह से अजय सर के और लक्ष्मण सर के क्लास में मेरी क्लास जो है इंक्लूड हो गई है, तो ध्यान रखना, उसको अलग करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, बाकी लोग का ओपनिंग स्टॉक जो भी 50,000 दे रहा है उनका आंसर गलत है। 55,000 वाले का आंसर सही है। ठीक है, 55,000 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आंसर सही है। ठीक है ना। अब देखिए 55,000 कैसे हो जाएगा, तो कैलकुलेशन का खेल है बस। मैंने जितना यानी कि क्वेश्चन में सॉल्व करके रख दिया है, तो 1,00,000 और ये 20,000, प्लस वाली चीजें प्लस कर लो, माइनस वाली चीजें पहले माइनस कर लें, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, लेकिन सामने माइनस रहेगा। 1,00,000 और 20,000, 1,20,000, ठीक है, माइनस 40,000 और 25,000, 65,000 रुपए। इसका मतलब ये हो गया 55,000 रुपए। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का? 55,000 रुपए। ठीक है, 55,000 क्या हो जाएगा? प्रारंभिक पूंजी हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है ना। तो ये था आज का आप लोगों का क्लास जो है। कल हो सकता है हम लोग जनरल एंट्री में लगभग पहुंच चुके हैं, तो जनरल एंट्री आप लोगों को कल से यानी कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो भी यानी कि थ्योरी से रिलेटेड यानी जो भी ऑब्जेक्टिव बने करेंगे वो अब ऐसे ही होगा आप लोगों का। मतलब कि जस्ट नेक्स्ट डे जो होगा आप लोगों का, पहले ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा, उसके बाद जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ थ्योरी को पोर्शन रहेंगे जो एमपी रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, उन चीजों को आप लोगों को कराया जाएगा। हाँ, सभी चीजें होंगी। चलिए, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ।